नमस्कार प्यारे बच्चों, आज स्वागत हो चुका है आपका ज्योग्राफी के चैप्टर 3 लेक्चर 3 में, जहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज चैप्टर। इसमें हम देखेंगे कि एमपी बोर्ड में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो जैसा मैं बताऊँ आपको, ज्योग्राफी के चैप्टर 3 से हमारे पास एमपी बोर्ड में सिर्फ एक ओटी आती है, यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और हम उसमें से भी 1 मार्क्स के उस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चालू करते हैं हमारा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जल संसाधन। जल संसाधन के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता दूं। जल संसाधन वे संसाधन जिनको हम जल के अलग अलग स्रोतों से जल का हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, अपने अलग अलग कामों को हम जल के माध्यम से करते हैं। वे सारे संसाधन जहाँ से हम जल प्राप्त करते हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन या जल से रिलेटेड कुछ तथ्यों पर रोशनी डालेंगे। देखते हैं सबसे पहले वाटर और फैक्ट्स में सबसे पहले चेक करेंगे फ्रेश वाटर, यानी कि हमारी इस पूरी पृथ्वी पर, समूचे ब्रह्मांड में हमारी इस पृथ्वी पर ही सिर्फ कितना 2.5% यानी 2.5% फ्रेश वाटर अवेलेबल है, यानी कि मीठा या ताजा पानी, जिसे हम अपने खाने या पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा 96.5% सैलाइन वाटर है। 96.5% सैलाइन वाटर यानी कि नमकीन पानी है, खारा पानी, जिसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जो कि समुद्र में और महासागरों में है। हमारा जो फ्रेश वाटर है, फर्दर उसके कुछ पार्ट्स हैं। तो हमारा फ्रेश वाटर है वो आगे चलकर 3 अलग अलग जगह बढ़ता है, जिसमें 0.5% हमारा रिवर्स में है, रिवर्स और लेक्स, यानी कि नदियों में, तालाबों में, झीलों में मीठे पानी का एक हिस्सा। 70% उसमें से आइस यानी कि ग्लेशियर्स के रूप में, हिमनद, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हिमालयाज या आर्कटिक या अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। और 30% से लेस देन 30% यानी 30% से कम हिस्सा जल का ग्राउंड वाटर के तौर पर है, यानी कि जो भूमिगत जल होता है जमीन के अंदर नीचे, जिसे हम बोरिंग के नाम से जानते हैं, वह हमारा 30% या उससे कम जल। यह हमारा जल विभाजन है। पीडीएफ कैसे होगी? इरेजर वगैरह ये छोटा कर ले सको, वहां से कौन से ब्लू दिख रहा है, ब्लू आइकन ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं वाटर की स्कार्सिटी, यानी कि जल की कमी होने के क्या क्या कारण है। कॉजेस ऑफ वाटर स्कार्सिटी पढ़ते हैं। कॉजेस ऑफ वाटर स्कार्सिटी, इस चैप्टर से सारी ओटियां हमें कवर करके चलनी है। जो वन लाइनर फैक्ट है हमें सारे कवर करके चलने हैं, वही हमारे एमपी बोर्ड के एग्जाम में आए। तो कॉजेस, सारे कॉजेस में हम सबसे पहला कॉज अगर देखें तो कॉज निकल के आता है एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर बाय पॉपुलेशन, यानी कि ओवर पॉपुलेशन हमारा एक कारण निकल के आता है। अत्यधिक जनसंख्या ज्यादा होने के कारण जल का जो इस्तेमाल है बहुत ही अंधाधुंध तरीके से हो रहा है, और जो समाज में हमारे देखा जाएगा कि पानी की कमी महसूस हो रही है। दूसरा कारण हमारा निकल के आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण के चलते भी जल के स्रोतों में कमी देखी जा रही है। जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, उस डिमांड के चलते लोग वहां जल संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तीसरा हमारा कारण निकल के आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट,
यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाला वेस्ट पानी में किसी बिना विदाउट ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाता है, जिससे जल का नुकसान होता है, जल प्रदूषण होता है। चौथा हमारा कारण निकल के आता है एग्रीकल्चर। अब आप कहेंगे कि भैया एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर ऑन लार्ज स्केल, यानी कि खेती बाड़ी जो लार्ज स्केल में की जा रही है, यानी बड़े पैमाने पे जो खेती बाड़ी की जा रही है, उसकी वजह से जल का उपयोग ज्यादा होता है, और उस जल के उपयोग ज्यादा होने के कारण से जल धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है या प्रदूषित होता जा रहा है। इसके अलावा और कारण, ठीक है, आप इतने कारण याद रख सकते हैं, आपके इतने कारणों से काम होगा। इसके बाद हम देखेंगे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जल संसाधनों का मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, प्रबंधन। इस चैप्टर में जल प्रबंधन को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। एक हमारा एंशिएंट मेथड, यानी कि प्राचीन काल में जल के लिए क्या क्या प्रबंधन किए गए थे, और अभी एक मॉडर्न समय, यानी कि अभी वर्तमान समय में किस तरह से किस किस नियमों द्वारा या किस प्रबंधन द्वारा, किस प्लान द्वारा हम जल की बचत कर सकते हैं। पुराने समय में हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर में, यानी कि मौर्य साम्राज्य के दौरान डैम वगैरह का निर्माण करना चालू कर दिया गया था। डैम आप समझते हैं, डैम यानी बांध। ग्वालियर से अगर आप हैं तो आप समझते होंगे, तिगरा बांध आपने सुना होगा, अगर आपने कोई बच्चों ने देखा है तो बहुत ही अच्छा है। वो तिगरा बांध जो है वह इसी प्रकार के एक बांध का उदाहरण है। बांध में हम क्या करते हैं, जैसे कहीं से कोई रिवर आ रही है तो उस रिवर के आगे हम क्या लगाते हैं, रोक लगाते हैं। तो रोक ही एक तरह का हमारा क्या है, बांध का काम करती है। हम इस पानी का यहाँ पर क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं। ये पानी धीरे धीरे जमा होने लगता है, ये हमारा क्या है, डैम। एक दीवार मान लो, एक दीवार बना देते हैं जिससे ये पानी सारा रोक दिया जाता है, और उसको अपनी जरूरत के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग सिंचाई के तौर पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो बहुआयामी जो परियोजनाएं होती हैं वहां पर हम इससे बिजली बनाने का काम भी करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जिसे कहते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल लेक्स का निर्माण चालू हो गया था पुराने समय में, जिसमें से हमारे भोपाल की लेक काफी फेमस है। आर्टिफिशियल लेक्स में से भोपाल लेक, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हो गया, 11th सेंचुरी। साथ ही साथ दिल्ली के एक फेमस हौज खास, इसका निर्माण हुआ था 14वीं शताब्दी में। आपको ये याद रखने हैं, एग्जाम में ये फैक्ट पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर एवं कलिंग, ऐसी जगहों पर जल संसाधनों को लेकर काफी मैनेजमेंट किया गया था, बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए, जल को अलग अलग तरह से विधियों से इस्तेमाल करने के लिए इन जगहों पर अलग अलग प्रयास किए गए थे। उसके बाद देखेंगे हम मॉडर्न मेथड्स, यानी कि वर्तमान में किन तरीकों से हम जल का संरक्षण करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि बहुआयामी परियोजना। इन परियोजनाओं में क्या होता है, सिमिलर उसी मेथड पर काम करते हैं जिस पर डैम होता है हमारा। जहाँ डैम कहीं पर होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, उसी डैम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करते हैं। उसी डैम के माध्यम से हम उस पानी को सिंचाई के लिए यूज करते हैं, अलग अलग नहरों के माध्यम से उसे सिंचाई के लिए बेचते हैं। और भी उस जल के संरक्षण से हम कई प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं। जैसे हम वहाँ पर लोकल पिकनिक स्पॉट खोल सकते हैं, घूमने फिरने के लिए बोटिंग क्लब खोल सकते हैं, जहाँ पर लोग आकर मनोरंजन करते हैं। और भी अन्य अन्य गतिविधियां वहाँ पर की जाती हैं, जिसे हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा मॉडर्न तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा के जल का संरक्षण करना।
इसके भी अलग अलग तरीके हैं, ये हम अभी आगे देखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हम किस तरह से जल बचा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, फायदे और नुकसान ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं मेरिट्स यानी कि फायदे। जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उनके फायदों में से हम सबसे पहला फायदा अगर देखें तो वो होता है फ्लड कंट्रोल यानी कि बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रित कैसे होता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे, लिख लेते हैं फ्लड कंट्रोल। तो अगर कहीं पर नदी और उस नदी पर आगे डैम बनाया जाता है, ये डैम की दीवार है, इस दीवार के चलते क्या होता है, हम बहुत सारा पानी इधर स्टोर कर सकते हैं, जिसके चलते हम आगे वाले गांवों को, यहाँ जो साइड में गांव बसे हुए होंगे उन्हें हम बाढ़ जैसी परिस्थितियों से बचा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा फायदा हमारा है वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन में इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि यहाँ से पानी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से पानी हम सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। ये पानी हमारा सिंचाई के लिए जा सकता है, नहरों के माध्यम से सिंचाई में हम अलग अलग तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला एक पॉइंट आएगा जिसमें हम बोलेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली का उत्पादन। अब बिजली का उत्पादन कैसे करते हैं, तो आपने साइंस की क्लास में पढ़ा होगा कि जल के माध्यम से टरबाइन घुमाई जाती हैं ग्रेविटी की मदद से, और उस टरबाइन के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम अगला कारण जानेंगे। अगला बिंदु हमारा आता है रिक्रिएशन। इन जगहों पर हम कुछ चीजों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे पिकनिक स्पॉट एवं बोटिंग क्लब्स, आदि चीजों का हम यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। इसके चलते हमें कई प्रकार के लाभ यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ और चीजें कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मछली पालन को बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके साथ आगे इसके क्या क्या नुकसान है, यानी कि हम इसके डीमेरिट्स की ओर चलेंगे। इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसके क्या क्या नुकसान है, डीमेरिट्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कुछ नुकसानों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां पर हमारा पहला बिंदु आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, यानी कि वनों का बर्बाद होना। वन बर्बाद कैसे होंगे, जब हम कहीं पर किसी जगह पर जाएंगे, वहां अगर बांध का निर्माण किया जाएगा तो उस बांध के निर्माण के चलते वहां आसपास के वनों को, वहां का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको किसी प्रकार से नुकसान पहुंच जाएगा, और उसी कारण चलते हम क्या बोलेंगे कि जो फॉरेस्ट है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ फॉरेस्ट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी फॉरेस्ट बर्बाद हो रहे हैं, वन बर्बाद हो रहे हैं। दूसरा कारण हम जानेंगे सेडिमेंटेशन। हालांकि ये कोई ऐसा ज़्यादा भारी कारण नहीं है इसके नुकसान के लिए, पर हम मान के चलेंगे सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों में, तलछटी में, बांधों के आसपास क्या होता है, बहुत ज़्यादा अवसाद जुड़ जाते हैं, जिससे बांध के टूटने का डर रहता है और इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। तीसरा कारण हम जानेंगे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, यानी कि कहीं पर बांध बनाने से क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनमें से एक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, यानी अंतरराज्यीय जल विवाद। जैसे हम देखेंगे, आपने बहुत ही फेमस एक विवाद सुना होगा, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी जल विवाद है। जो कृष्णा जो नदी है उसको जल को लेकर बहुत बंटवारे के लिए समस्या चलती रहती है दो राज्यों के बीच में। उसी को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि अंतरराज्यीय जल विवाद होता है किसी डैम को बनाने से एक राज्य
जैसे आप देखिए, ये डैम बनाते अपन यहाँ, एक रिवर है और ये मान लीजिए बॉर्डर है किसी स्टेट्स का। जैसे मान लो यहाँ पर है हमारा कर्नाटक और यहाँ पर है हमारा तमिलनाडु, और ये है हमारी कृष्णा रिवर। अब कर्नाटक ने बना दिया यहाँ पर अपने डैम। अब कर्नाटक राज्य वाले जो है, कर्नाटक की जो राज्य सरकार है, वह क्या अपनी जरूरत के हिसाब से इस पानी को रोक सकती है और छोड़ सकती है। डैम का यही तो फायदा होता है, हम उस पानी को कभी भी रोक सकते हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं, बिजली भी बनाते हैं। जैसा अभी सिमिलर हमने पाकिस्तान के साथ किया था, सिंधु नदी सुना होगा, सिंधु नदी समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, वह कुछ ऐसा ही था। पर वहाँ हम किसी देश से, दूसरे देश से हम विवाद में थे, यहाँ हम अंदर ही अपने भारत राज्य में ही, राज्यों में आपस में विवाद में। तो ये क्या करते हैं, जब इन्हें जल की जरूरत नहीं है तब उस पानी को छोड़ देते हैं, जिससे आगे दूसरे राज्यों में बाढ़ जैसी समस्याएं होती हैं। और जब इन्हें जल, जैसे यहाँ पर अगर सूखा है और ये पानी रोक लेते हैं, अगर इनको भी पानी की डिमांड ज्यादा है तो ये भी पानी रोक लेते हैं, ये पानी आगे नहीं भेजते हैं। तो इसके चलते इन दो राज्यों में आपस में विवाद चलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगला हम पॉइंट जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, यानी कि वहाँ के लोकल जो क्षेत्रीय जाति विजातियां हैं, लोकल जो जनजातियां हैं, वह किस प्रकार से इसमें सम्मिलित होकर नुकसान की ओर बढ़ती है। इसके चलते हमने देखा होगा एक आंदोलन चुना है हमने, नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो लोकल वहाँ की जनजातियों द्वारा या लोकल्स द्वारा, लोकल कम्युनिटीज द्वारा चालू किया जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज ये चाह रही थी कि नर्मदा नदी पर किसी प्रकार के निर्माण, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या बांध वगैरह ना बनाए जाए, जिससे यहाँ का नेचुरल जो हैबिटेट है वो और यहाँ के जो वन है उनको नुकसान पहुंचेगा, ऐसा इनका मानना था। दूसरा हमारा एक और देखा जाता है सोशल गैप, सामाजिक अंतर है वह देखा जाता है रिच एंड पुअर क्लास के बीच में। लास्ट यहाँ से हमारा एक टॉपिक बचा है जिसमें हम देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप सारे पॉइंट अच्छे से रिकॉल करते चलना और याद करते चलना। लास्ट वाले टॉपिक पर हम आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे जल, वर्षा के जल का हम संरक्षण करते हैं और उसको बचाया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या अलग अलग तरीके हैं, पुराने समय में किस तरह से होता था, नए समय में किस तरह से होता है, इस सारे ही तरीके हम अभी जानेंगे। ठीक, कुछ हम पुराने तरीके जानेंगे, मॉडर्न तरीके जानेंगे, दोनों तरीकों को हम देखते चलेंगे। मॉडर्न वे में हम देखेंगे आधुनिक समय में तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या वाटर कलेक्शन है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब मैं आपको इसका चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। यहाँ पर जैसे मान के चलिए आपका घर बना हुआ है, चित्र के लिए मुझे माफ करें, डायग्राम थोड़ा ऐसा ही है। यहाँ पर हम पानी कलेक्ट कर रहे हैं, रेन वाटर, बरसात का पानी हमने यहाँ इकट्ठा किया और वह किसी पाइप के माध्यम से नीचे आया और नीचे जाकर हमने ग्राउंड में एक टैंक जैसा कुछ संरचना बनाई हुई है जिसमें ये पानी जा रहा है। ये पानी यहाँ पर बरसात का जो पानी है वो सारा हमारा कहाँ जा रहा है, इस टैंक में स्टोर हो रहा है। इस टैंक में हमने क्या रखा है, रेत, सैंड, स्टोन्स, पत्थर, ऐसी चीजें रखी हैं जिससे ये पानी क्या है थोड़ा थोड़ा फिल्टर आउट होता जाता है और जैसे हमें जरूरत पड़ती है हैंडपंप या ट्यूबवेल के माध्यम से इस पानी को वापस ऊपर लिया जाता है थ्रू
हैंडपम्प्स एंड ट्यूबवेल्स। और ये हमारा नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करता है। ग्राउंड वाटर को क्या करता है, ये रिचार्ज करता है। दूसरा हम तरीका देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडर्न तरीका। अब हम देखेंगे ट्रेडिशनल वेज, यानी कि पुराने समय में किस प्रकार से जल का संरक्षण अपने भारत में या कहीं भी किया जाता है। कुछ नाम है जिन्हें आप याद रखेंगे, कुछ टर्म्स हैं जैसे खादिन, KHDIN, खादिन और जौहद। ये ऐसे वर्ड है जो राजस्थान में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। राजस्थान में ये वर्ड चलते थे, यहाँ पर इनका मतलब होता था खादिन, और जौहद का मतलब टैंक, यानी कि पानी जमा करने के लिए, वर्षा के पानी को जमा करने के लिए ये लोग टैंक का निर्माण करते थे। उन टैंक को ये लोग खादिन और जौहद के नाम से जानते थे। इसके बाद हम जानेंगे कुल्स एंड गुल्स, KULS, कुल्स KULS, गुल्स GULS। ये कुल्स और गुल्स भी एक तरह के टैंक है, या कह सकते हैं छोटे मोटे तालाब या पॉन्ड है, जिसका निर्माण लोगों द्वारा किया जाता था। और इनका प्रचलन था वेस्टर्न हिमालयाज में। ये चलते थे वेस्टर्न हिमालयाज के छोटे मोटे गांव क्षेत्र में। इसके अलावा लास्ट हमारा बचता है टंकास, या हम बोलेंगे टंका या टंकार। और ये वर्ड हमारे किस जगह चलते थे, ये भी वर्ड हमारे राजस्थान में चलता था। इसका भी काम क्या था, जो बरसात का जो पानी है उसको टंकी में या टंकियों में स्टोर करना। बरसात के पानी को, रेन वाटर को किसी भी तरह से, जो छत का पानी है, कहीं का भी पानी है, बरसात का पानी, उसको टैंक में स्टोर करना। इसी के चलते हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसमें और कोई टॉपिक अब नहीं बचा है। एक बार हम देख लेते हैं सारे टॉपिक कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं। बाकी जहाँ तक मेरा है ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। टंकास, कुल्स, गुल्स, ये खादिन, जौहद, ये आपको टर्म्स याद रखनी है, जिससे आपको OT में मदद मिलेगी। ये सारे हमने कवर कर लिए। डीमेरिट्स पढ़ लिए, मेरिट्स पढ़ लिए, मॉडर्न वे ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ लिया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पढ़ लिए, वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट पढ़ लिया, वाटर स्कार्सिटी कॉजेस पढ़ लिए, और वाटर के कुछ फैक्ट पढ़ लिए कि वाटर कितना परसेंट हमारे कंट्री में या फिर पूरे अर्थ पर मौजूद है। इसी के चलते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैप्टर से जितनी भी ऑब्जेक्टिव है उन्हें रिमेंबर करिए, याद करिए, लर्न करिए, क्योंकि इस चैप्टर से MP बोर्ड में सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, और वो भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें कुछ एक 1 लाइनर डेफिनेशन या फिर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। धन्यवाद।